नमस्कार। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो जिसने भारत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। साल 1857, जी। एक ऐसा साल जब हिंदुस्तान में एक चिंगारी भड़की थी और ऐसी भड़की कि अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिल गई। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था, जैसा कई बार कहा जाता है। इसमें वीरता थी, बलिदान था और शायद पहली बार एक संगठित आजादी का सपना। सही कहा। और इसी सपने को, इसी जंग को थोड़ा और समझने के लिए आज हम 1857, भारत की पहली आजादी की जंग के कुछ अंशों पर नजर डालेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये स्रोत इस पूरी घटना को कैसे देखता है। मतलब इसके कारण क्या थे, कौन लोग थे इसमें शामिल और आखिर इसका नतीजा क्या हुआ। तो हमारा मकसद यही है कि स्रोत के नजरिए से 1857 के कारणों, घटनाओं, नेताओं और उसके असर को समझें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। उस वक्त का माहौल कैसा था? स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? देखिए, स्रोत के हिसाब से माहौल काफी तनाव भरा था। अंग्रेजों की जो नीतियां थीं वो धीरे धीरे समाज के हर तबके को, चाहे वो राजा हों, किसान हों, सिपाही हों, सबको परेशान कर रही थी। हाँ, जैसे वो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति थी। बिल्कुल। स्रोत उसका जिक्र खास तौर पर करता है, खाज हड़प नीति। ये सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक चाल नहीं थी, ये सीधे सीधे भारतीय शासकों के मान सम्मान पर चोट थी। सही बात है। मतलब अगर राजा का अपना बेटा नहीं तो राज गया अंग्रेजों के हाथ। गोद लिए बेटे को मानेंगे नहीं। झांसी, सतारा, नागपुर, लिस्ट लंबी है। जी। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि इससे शासक वर्ग में सिर्फ अपनी जमीन या रियासत खोने का डर नहीं था, बल्कि एक तरह का अपमान का भाव था, असुरक्षा थी। कि हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को ये लोग मान ही नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ राजा महाराजाओं की बात नहीं थी। स्रोत बताता है कि आम किसान वो लगान के बोझ तले दबे हुए थे। और कारीगर, उनका काम भी तो चौपट हो रहा था अंग्रेजी माल की वजह से। ऐसा ही पारंपरिक काम धंधे बंद हो रहे थे, व्यापारी भी परेशान थे। और फिर आते हैं सिपाही। हाँ, सेना में भी तो माहौल खराब था, कम तनख्वाह, भेदभाव। जी। स्रोत सिपाहियों के इस असंतोष को भी बहुत अहमियत देता है। उन्हें लगता था कि उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और तभी वो एनफील्ड राइफल वाली बात आई। हाँ, इसी पृष्ठभूमि में वो चर्बी वाले कारतूस की खबर आई। ये एक चिंगारी की तरह थी जिसने बारूद में आग लगा दी। ये कहानी तो बहुत सनी है कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी और उसे मुंह से खोलना पड़ता था। स्रोत क्या कहता है इस पर? ये सच था? देखिए, स्रोत यहाँ थोड़ा संतुलित नजरिया रखता है। वो ये सवाल उठाता है कि क्या ये वाकई सच था या ये एक अफवाह थी जिसे गुस्सा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया। कहना मुश्किल है स्रोत के मुताबिक। अच्छा, जानबूझकर किया या अनजाने में हुआ, ये साफ नहीं है। हाँ, पर स्रोत ये जरूर कहता है कि इसका असर जबरदस्त हुआ। सच हो या झूठ, इस एक खबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को, आप कह सकते हैं कि अनजाने में ही सही, पर एकजुट कर दिया। उन्हें लगा कि उनके धर्म पर सीधा हमला है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और ये डर उनके पहले से मौजूद गुस्से में जाके मिल गया। तो ये कारतूस वाली बात असल में वो ट्रिगर पॉइंट बन गई। हाँ, टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं। और फिर आया वो दिन, 10 मई 1857, मेरठ छावनी। वहां क्या हुआ? सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। जब उन पर कार्रवाई हुई तो उन्होंने बगावत कर दी। अंग्रेज अफसरों को मारा, जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। जी हाँ, दिल्ली। दिल्ली जाना महज एक जगह बदलना नहीं था, इसका एक बहुत गहरा मतलब था। क्योंकि दिल्ली मुगल सल्तनत की निशानी थी। भले ही अब वो सल्तनत नाम की ही रह गई थी और बहादुर शाह जफर। हाँ, बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर वहीं थे। 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बहादुर शाह को लगभग मजबूर करके अपना नेता और हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। तो क्या इसे क्रांति की औपचारिक शुरुआत माना जा सकता है स्रोत के हिसाब से? हाँ, स्रोत इसे विद्रोह की औपचारिक शुरुआत ही मानता है। दिल्ली की गलियों में नारे लगने लगे, मारो फिरंगी को, अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती। और ये आग फिर रुकी नहीं। दिल्ली से निकलकर कहां-कहां फैली ये? बहुत तेजी से फैली, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा। ऐसा लगा जैसे बरसों का दबा हुआ गुस्सा एकदम से फट पड़ा हो। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नेता सामने आए होंगे। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। उनके साथ थे तात्या टोपे, एक कमाल के सेनापति। हाँ, तात्या टोपे का नाम तो बहुत मशहूर है गुरिल्ला युद्ध के लिए। जी।
और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, स्रोत उनकी वीरता का तो बहुत विस्तार से वर्णन करता है। अपने राज्य के लिए, अपने सम्मान के लिए वो लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आज भी मतलब हिम्मत का दूसरा नाम है। और लखनऊ में? लखनऊ में बेगम हजरत महल थीं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, तो बेगम ने अपने बेटे ब्रिजेश कद्र की तरफ से हुकूमत संभाली और अंग्रेजों से टक्कर ली। और बिहार में भी तो? हाँ, बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह 80 साल के बुजुर्ग जमींदार थे, लेकिन उन्होंने जिस दिलेरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया वो भी मिसाल है। ये सारे नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी। अब इसमें राजा, रानी, जमींदार सब शामिल हो रहे थे। सही पकड़ा आपने। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है, इसीलिए वो इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं कहता, बल्कि आज़ादी की जंग कहता है, क्योंकि इसमें सिपाहियों के साथ साथ किसान, दस्तकार, आम लोग सब बड़ी तादाद में शामिल हुए। मतलब ये एक तरह का जन आंदोलन बन गया था। हाँ, इसे अंग्रेजी राज के खिलाफ एक व्यापक जन आक्रोश कह सकते हैं। ये किसी एक मुद्दे पर नहीं था, बल्कि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था के खिलाफ था। इतनी बड़ी चुनौती देखकर अंग्रेजों ने क्या किया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो वो भी थोड़ा हक्के बक्के रह गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पूरी ताकत से और कहना होगा कि बहुत बर्बरता से इस विद्रोह को कुचला। कैसे? मतलब उनकी रणनीति क्या थी? स्रोत बताता है कि ब्रिटेन से नई फौजें मंगवाई गईं। उनके पास आधुनिक हथियार थे, तोपें थीं, और उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बहुत क्रूरता दिखाई। गांव के गांव जला दिए गए, हजारों लोगों को बिना मुकदमे के फांसी दे दी गई या तोपों से उड़ा दिया गया। भयानक था ये तो। हाँ, ये सिर्फ विद्रोह को दबाना नहीं था, ये दहशत फैलाना भी था, ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न करे। तो क्या विद्रोही इसका सामना कर पाए? देखिए, जोश और हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन संगठित ताकत और संसाधनों की कमी थी। धीरे धीरे अंग्रेज हावी होने लगे। सितंबर 1857 तक उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन पर मुकदमा चला और उन्हें रंगून भेज दिया गया, देश से दूर। वहीं उनकी मौत हुई। और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे? रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे काफी समय तक अंग्रेजों को छकाते रहे, गुरिल्ला लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आखिरकार अप्रैल 1859 में वो भी पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो एक एक करके सभी बड़े नेता या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। जी, और 1858 के अंत तक विद्रोह लगभग पूरी तरह दबा दिया गया था। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, और स्रोत भी इस पर सोचता होगा, कि जब इतने बड़े पैमाने पर लोग उठे, इतने वीर नेता थे, तो ये क्रांति, ये जंग असफल क्यों हुई? अंग्रेज कामयाब कैसे हो गए? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और स्रोत इसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराता। कई वजहें थी। जैसे कि सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? स्रोत के मुताबिक शायद सबसे बड़ी कमी थी ये केंद्रीय नेतृत्व की और आपसी तालमेल की। मतलब सब अपने अपनी लगा बहुत बहादुरी से लड़े, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, लेकिन कोई एक कमान नहीं थी जो सबको साथ लेकर चले। कोई एक साझा रणनीति नहीं थी। अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन की कमी, सब अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। हाँ, ज्यादातर ऐसा ही था। दूसरी बड़ी बात जो स्रोत कहता है वो ये कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। पूरे भारत में नहीं फैला? मतलब दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा, पंजाब भी काफी हद तक अलग रहा। बल्कि कड़वा सच ये है कि पंजाब के सिख शासकों और गोरखा रेजिमेंट ने तो विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की। ओह, और क्या भारतीय शासकों में भी सब साथ नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। स्रोत साफ बताता है कि कई बड़ी रियासतें थीं, जैसे ग्वालियर, इंदौर, हैदराबाद, और बहुत से बड़े जमींदार भी जो अंग्रेजों के वफादार बने रहे। उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों की मदद की। तो अंदरूनी फूट भी एक कारण थी? जी, इसे आप आपसी फूट कह लें, या उस वक्त शायद एक अखिल भारतीय पहचान उतनी मजबूत नहीं थी। और आखिरी बात, अंग्रेजों की अपनी ताकत। हाँ, स्रोत ये भी मानता है कि अंग्रेज सैन्य रूप से ज्यादा संगठित थे, उनके पास बेहतर हथियार थे, पैसा था, और एक बहुत बड़ा फायदा था उनके पास, टेलीग्राफ। उससे क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। वो तेजी से खबरें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे, अपनी सेनाओं में तालमेल बना सकते थे। विद्रोही इस मामले में बहुत पीछे थे। तो ये सब कारण मिलकर विद्रोह की असफलता की वजह बने। हाँ। स्रोत कमोबेश इन्हीं कारणों को गिनाता है। नेतृत्व की कमी, पूरे देश में न फैलना, अपनों का ही साथ न देना, और अंग्रेजों की बेहतर सैन्य ताकत और संसाधन। तो 1858 तक सब खत्म हो गया। जी,
इसका असर क्या हुआ? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा और तात्कालिक बदलाव तो ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। अच्छा, कंपनी का राज खत्म। जी। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। तो कंपनी की जगह अब सीधे ब्रिटिश सरकार हुकूमत करने लगी। हाँ, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद के प्रति जवाबदेह था। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। हम्म। लेकिन क्या बस इतना ही? क्या 1857 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? विद्रोह दबा दिया गया, कंपनी चली गई, क्राउन आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि शायद यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है, 1857 की ज्वाला बुझी नहीं, बल्कि राख के नीचे अंगारे बनकर सुलगती रही। वाह! मतलब ये कि तात्कालिक रूप से विद्रोह भले ही असफल रहा, अंग्रेजों को भगाया नहीं जा सका, लेकिन स्रोत इसके गहरे और दूरगामी महत्व को बताता है। क्या महत्व था इसका? हार के बाद भी बहुत बड़ा महत्व। स्रोत कहता है कि इसने पहली बार भारत के अलग अलग धर्मों, इलाकों और वर्गों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़ा किया। वो दुश्मन था अंग्रेजी राज। तो इसने एक तरह की राष्ट्रीय भावना जगाई। हाँ, अनजाने में ही सही, इसने भारतीय राष्ट्रवाद के पहले बीज बो दिए। लोगों में यह एहसास थोड़ा थोड़ा पनपने लगा कि हम सब एक हैं, हमारी समस्याएं एक हैं, हमारा दुश्मन एक है, हम मिलकर लड़ सकते हैं। तो ये भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। निश्चित रूप से। स्रोत इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली गूंज कहता है। 1857 के जो हीरो थे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और हजारों गुमनाम शहीद, उनकी कहानियां वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके बलिदान ने लोगों के मन में आजादी की इच्छा को जिंदा रखा। बिल्कुल। और इसने ये भी दिखा दिया कि अंग्रेजी हुकूमत वो अजय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है, उससे लड़ा जा सकता है। तो 1857 की ये कहानी, जैसा हमने इस स्रोत के जरिए समझने की कोशिश की, ये सिर्फ हार जीत का हिसाब नहीं है। नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो गुलामी मानने को तैयार नहीं होता। ये उन कुर्बानियों की कहानी है जिनसे आज़ादी का रास्ता बनता है। ये विद्रोह भले ही अपने मकसद में फौरन कामयाब ना हुआ हो, पर इसने इतिहास का रुख जरूर मोड़ दिया। सही कहा। इसने अंग्रेजों को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया और भारतीयों को भी एकजुट होकर लड़ने का पहला और बहुत जरूरी सबक सिखाया। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर आज़ादी की उस बड़ी मशाल को रोशन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ फेंका। और आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल शायद सोचने लायक है। 1857 की वो गूंज, वो नायक, वो बलिदान 150 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उस दौर के संघर्षों से, उनकी कामयाबियों से और शायद उससे भी ज्यादा उनकी नाकामियों से आज हम क्या सीखते हैं।